हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बंसल क्लासेस ऑनलाइन। आई एम जैसन सूर्यवंशी। लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट हमने डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स को कंप्लीट कर लिया है। हमारा जो थर्ड डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल है वो है प्लास्टिड। और प्लास्टिड क्या होता है बेटा, क्या टाइप होते हैं प्लास्टिड के, ये हमने डिस्कस कर लिया था। इसके बाद हम क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर को डिस्कस कर रहे थे। क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम हमने देख लिया था। क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर में जो जो भी कंपोनेंट्स होते हैं वो सारे हम डिस्कस कर लेते। थोड़ा सा पार्ट रह गया है क्लोरोप्लास्ट का, वो हम नोट डाउन कर लेते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं बेटा, जो कि सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स है उनकी तरफ मूव करते हैं हम। तो हम डिस्कस कर रहे थे बेटा क्लोरोप्लास्ट। हम क्लोरोप्लास्ट डिस्कस कर रहे थे और क्लोरोप्लास्ट में हमने देखा था कि क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर कॉइन लाइक स्ट्रक्चर जिसे बोलते हैं हम थाइलेकॉइड। थाइलेकॉइड के स्टैक्स को बोलते हैं हम ग्रेना, और ग्रेना जिससे कनेक्टेड होते हैं उनको बोलते हैं बेटा हम फ्रेट चैनल या फिर लैमेली या इंटरग्रेनम लैमेली। ठीक है, इसके बाद जितना भी ग्राउंड सब्सटेंस था एक क्लोरोप्लास्ट के अंदर उसे बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं बेटा, स्ट्रोमा। क्लोरोप्लास्ट के अंदर डीएनए प्रेजेंट है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर 70S राइबोसोम प्रेजेंट है, तो इसीलिए इसको सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल बोलते हैं। इसके बाद में बेटा थोड़ा सा पार्ट और डिस्कस कर लेते हैं हम। तो कई बार क्वेश्चन आता है, द मेन फोटोसिंथेटिक सब यूनिट कौन है बेटा? द मेन फोटोसिंथेटिक सब यूनिट इज क्वांटासोम। क्या है बेटा? क्वांटासोम। हमने थाइलेकॉइड की स्ट्रक्चर देखी थी बेटा, ऐसे थाइलेकॉइड की स्ट्रक्चर देखी थी हमने। इस तरीके से स्ट्रक्चर होती है थाइलेकॉइड की, है ना। इस तरीके से थाइलेकॉइड प्रेजेंट था। और इस थाइलेकॉइड के अंदर, इन थाइलेकॉइड के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? इन थाइलेकॉइड के अंदर क्वांटासोम प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा? इन थाइलेकॉइड के अंदर क्वांटासोम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और इन क्वांटासोम्स के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? क्लोरोफिल पिगमेंट। इन क्वांटासोम के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा? ये क्लोरोफिल पिगमेंट। तो मैं नाम भी लिख देता हूं इनके ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये है बेटा थाइलेकॉइड, ये है थाइलेकॉइड। इस डायग्राम को भी बना लीजिएगा आप साथ में। ये है बेटा क्वांटासोम, ये है क्वांटासोम। और जो अंदर आपको, जो मैंने डॉट से रिप्रेजेंट किया है आपको, ये डॉट से बेटा ये क्या है? क्लोरोफिल। ठीक है, तो बेटा थाइलेकॉइड प्रेजेंट है, क्वांटासोम प्रेजेंट है और क्लोरोफिल प्रेजेंट है। इसके बाद में क्लोरोफिल अलग अलग टाइप का होता है बेटा। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, डी, ई, है ना, ऐसे अलग अलग टाइप का होता है। और बैक्टीरियोफिल, बैक्टीरियाज के अंदर बैक्टीरियोफिल प्रेजेंट होता है जो कीमो ऑटोट्रॉफिक होते हैं। इसके बाद में हमने देख लिया कि ये जो क्वांटासोम्स है, ये क्वांटासोम मेन फोटोसिंथेटिक सब यूनिट है। एंड द क्वांटासोम्स contain green pigments is called क्लोरोफिल। ठीक है, जो ये ग्रीन कलर के पिगमेंट होते हैं इन्हें बोलते हैं हम क्लोरोफिल। अब कई बार क्वेश्चन आता है बेटा कि लाइट रिएक्शन, फोटोसिंथेसिस में दो टाइप की रिएक्शन होती है बेटा, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। दोनों का होना बहुत जरूरी है, तभी फोटोसिंथेसिस में फूड का फॉर्मेशन हो पाता है। प्लांट का फूड बना सकते हैं जब प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस की दोनों रिएक्शन हो।
डार्क रिएक्शन भी और लाइट रिएक्शन भी। अब बेटा डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन का क्या मतलब है? लाइट रिएक्शन का मतलब है कि जो रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में होती है, फोटोसिंथेसिस की वो रिएक्शन जो कि सनलाइट के प्रेजेंस में होती है, उन्हें बोलते हैं हम लाइट रिएक्शन। और डार्क रिएक्शन का मतलब क्या है बेटा? तो इसमें बच्चे अक्सर गलती कर देते हैं कि ये मतलब डार्क में होती है, नाइट में होती है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं बेटा, ये दोनों टाइम हो सकती है, ये सनलाइट की प्रेजेंस में भी और सनलाइट की एब्सेंस दोनों में हो सकती है। तो डार्क रिएक्शन को सनलाइट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, चाहे सनलाइट मिले चाहे सनलाइट ना मिले, मॉर्निंग में भी होगी वो, इवनिंग में भी होगी और नाइट में भी होगी, ठीक है। लेकिन फोटोसिंथेसिस की जो बेटा लाइट रिएक्शन है वो हमेशा सनलाइट की प्रेजेंस में ही होती है। तो दो टाइप की रिएक्शन है। अब दोनों टाइप की रिएक्शन में क्या क्वेश्चन बनता है यहाँ पर फोटोसिंथेसिस से लेना देना नहीं है बेटा, हमें क्वेश्चन ये बनता है यहाँ पर कि प्लास्टिड वाला पार्ट पढ़ रहे हैं बेटा, हम क्लोरोप्लास्ट पढ़ रहे हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए, क्वेश्चन यहां से बनता है कि फोटोसिंथेसिस की लाइट रिएक्शन की साइड क्या है और डार्क रिएक्शन की साइड क्या है। तो साइट ऑफ लाइट रिएक्शन ऑफ साइट ऑफ इस तरह से लिखो, साइट फॉर द लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन ये पूछता है बेटा, अभी लिखते हैं इसका आंसर। दूसरा क्वेश्चन ये पूछता है साइट फॉर द डार्क रिएक्शन, डार्क रिएक्शन के लिए क्या साइट होती है और लाइट रिएक्शन के लिए क्या साइट होती है, ठीक है बेटा। तो फोटोसिंथेसिस की जो लाइट रिएक्शन है, ठीक है, वो कहां होती है बेटा? तो मैं यहां पे लिख देता हूं, रेड से लिख रहा हूं, तो ये नीचे लिख लेना बेटा। इसके बाद इनर मेम्ब्रेन ऑफ थाइलेकॉइड। और साइट फॉर द डार्क रिएक्शन क्या है? तो स्ट्रोमा। क्या है बेटा? स्ट्रोमा। जितने भी डार्क रिएक्शन के लिए जितने भी एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं वो सारे स्ट्रोमा वाले पार्ट में होते हैं। और लाइट रिएक्शन के लिए जिन चीजों की जरूरत होती है, जिन एंजाइम्स की जरूरत होती है, जिन पिगमेंट्स की जरूरत होती है, वो सारी चीजें कहां प्रेजेंट होती है? थाइलेकॉइड के अंदर, ठीक है, थाइलेकॉइड की इनर मेम्ब्रेन में। तो इसलिए कई बार आपको ये वर्ड देता है इनर मेम्ब्रेन ऑफ थाइलेकॉइड, या फिर बोल देता है बेटा बस सिंपली थाइलेकॉइड। तो दोनों आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो हमें पता होना चाहिए कि लाइट रिएक्शन कहां पे होती है फोटोसिंथेसिस की और डार्क रिएक्शन कहां पे होती है। तो ये पार्ट कंप्लीट हो चुका है बेटा क्लोरोप्लास्ट का। और क्लोरोप्लास्ट को इसीलिए क्या बोलते हैं बेटा? हम फूड फैक्ट्री। कई बार क्वेश्चन आ जाता है किचन ऑफ द सेल इज व्हाट, तो क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टिड, ठीक है। अगर प्लास्टिड आता है तो वहां पर प्लास्टिड ठीक है, क्लोरोप्लास्ट रहता है क्लोरोप्लास्ट ठीक है। और दोनों आ जाते हैं तो क्लोरोप्लास्ट जो है ज्यादा करेक्ट आंसर है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पिगमेंट है और क्लोरोफिल पिगमेंट ही फूड बनाने में हेल्प करता है। तो अगर आपके पास दोनों ऑप्शन आ जाए तो क्लोरोप्लास्ट इज मोर करेक्ट। तो ये अब हमारा जो पार्ट था बेटा क्लोरोप्लास्ट वाला वो कंप्लीट हो चुका है। आप नोट डाउन कर लीजिए इसको। फिर इसके बाद हम डिस्कस करते हैं सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल। ठीक है बेटा, हमारा थोड़ा सा पार्ट बाकी था इस क्लोरोप्लास्ट का। हमने देखा कि क्वांटासोम्स क्या होते हैं, है ना, और क्लोरोफिल पिगमेंट इन क्वांटासोम्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं जो कि ग्रीन कलर के पिगमेंट है। और यही फोटोसिंथेसिस में साथ ही साथ प्लांट को जितने भी प्लांट के पार्ट्स होते हैं उनको ग्रीन कलर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इसके बाद में जो लाइट रिएक्शन होती है फोटोसिंथेसिस की वो कहां पर होती है? तो इनर मेम्ब्रेन ऑफ थाइलेकॉइड। साइट फॉर द लाइट रिएक्शन
क्या है, लाइट रिएक्शन के लिए साइड क्या है बेटा, तो इनर मेम्ब्रेन ऑफ थाइलेकोइड, और डार्क रिएक्शन की साइड क्या है, तो स्ट्रोमा। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया। इसका बेटा कई बार क्वेश्चन दे देता है यहां से कि सपोज एक देखा होगा आपने बेटा, ग्रीन चिल्ली होती है, ग्रीन चिल्ली रेड चिल्ली में कन्वर्ट हो रही है, तो यहाँ पे किस टाइप का कन्वर्जन है, तो बेटा कैसा कन्वर्जन है, यहाँ पर ग्रीन चिल्ली है, ग्रीन चिल्ली मतलब उसके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट है, मतलब क्लोरोप्लास्ट का टाइप है वो। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट है, और क्लोरोप्लास्ट किस में कन्वर्ट हो रहा है बेटा, रेड कलर का है, मतलब क्रोमोप्लास्ट में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट किस में कन्वर्ट हो रहा है, क्रोमोप्लास्ट में। अगर ग्रीन चिल्ली रेड चिल्ली में कन्वर्ट होती है, ग्रीन एप्पल रेड एप्पल में कन्वर्ट होता है, तो ये किसका चेंजेस है, ये किस में कन्वर्जन है, ये प्लास्टिड में कन्वर्जन है। यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट किस में कन्वर्ट हो रहा है बेटा, क्रोमोप्लास्ट में, क्योंकि क्रोमोप्लास्ट हर कलर का होता है ग्रीन को छोड़ के, और जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो ग्रीन कलर का होता है, क्योंकि उसके अंदर ग्रीन कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपको दे देता है। फिर पूछ लेता है आपसे किचन ऑफ द सेल, तो किचन ऑफ द सेल कौन है, बता ही दिया हमने। फूड फैक्ट्री पूछ लेता है, तो फूड फैक्ट्री आपको पता होना चाहिए ये है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन यहां पर बन जाते हैं। मेन फोटोसिंथेटिक यूनिट पूछ लेता है आपसे, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल पूछ लेता है, तो दो है सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल, फर्स्ट बेटा माइटोकॉन्ड्रिया और सेकंड है प्लास्टिड। ठीक है, रफ कर रहा हूं मैं इसको। ठीक है बेटा, इसके बाद हम लिखते हैं नेक्स्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये हम पढ़ रहे हैं बेटा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम किसमें पढ़ रहे हैं, कि सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल में। तो फर्स्ट पॉइंट ये कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम शॉर्ट में से ER से रिप्रेजेंट कर सकते हैं बेटा हम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड, क्या बेटा, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल, क्या है बेटा, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल। इट इज present in all eukaryotic cell except, किस में एब्सेंट होता है बेटा, तो कौन सी यूकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होता है, मैच्योर मैमेलियन एरिथ्रोसाइट। मैच्योर मैमेलियन एरिथ्रोसाइट। ठीक है, मैच्योर मैमेलियन एरिथ्रोसाइट मतलब जो आरबीसी होती है मैमल्स की, उसके अंदर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एब्सेंट होता है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल, ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल है बेटा। It is present in all eukaryotic cell except mature mammalian RBC. It is absent in प्रोकैरियोटिक सेल में ये एब्सेंट होता है। क्यों? क्योंकि ये एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल है। ठीक है बेटा, हमने देखा था प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के डिफरेंस में कि जितने भी मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स थे वो सारे एब्सेंट थे एक प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। कौन से प्रेजेंट थे? बस कौन से बेटा? हमेशा जिनके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं है, जो कि मेम्ब्रेन लेस है। ठीक है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे एक कवरिंग प्रेजेंट है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड है, तो इसलिए ये एब्सेंट होता है एक प्रोकैरियोटिक सेल में। साथ ही साथ यूकैरियोटिक सेल जो कि है मैमेलियन एरिथ्रोसाइट, इनमें ये एब्सेंट होता है। नोट डाउन कीजिए।
ठीक है बेटा, रफ कर दूं उसको मैं। कुछ और पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं हम, कुछ और पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं हम। इसकी डिस्कवरी वाला पार्ट डिस्कस कर लेते हैं बेटा। डिस्कवरी किसने की? तो इट वाज डिस्कवर्ड बाय पॉटर एंड थॉमसन। ठीक है, इसको डिस्कवर किसने किया था बेटा? पॉटर ने और थॉमसन ने। टर्म शॉर्ट में लिख रहा हूं बेटा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाज गिवन बाय पॉटर। ठीक है, जो टर्म में वो भी किसने दी थी? नाम किसने दिया था? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये भी किसने दिया था बेटा? ये भी दिया था पॉटर ने, है ना। डिस्कवरी करने का क्रेडिट थॉमसन और पॉटर को जाता है बेटा। साथ ही साथ में जो नाम है इसका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो किसने दिया था? तो पॉटर ने दिया था। इसके बाद लिखते हैं बेटा हम कंपोनेंट्स। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज मेड अप ऑफ 3 कंपोनेंट। ठीक है, 3 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है बेटा। फर्स्ट कंपोनेंट है, 3 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। फर्स्ट कंपोनेंट, सेकंड और थर्ड, 3 कंपोनेंट है इसके। फर्स्ट कंपोनेंट है सिस्टर्नी। फर्स्ट कंपोनेंट है सिस्टर्नी। सेकंड कंपोनेंट है ट्यूबुल। सेकंड कंपोनेंट है बेटा ट्यूबुल। और थर्ड कंपोनेंट है वेसाइकल। सिस्टर्नी, ट्यूबुल एंड वेसाइकल। सिस्टर्नी, ट्यूबुल एंड वेसाइकल। सिस्टर्नी कैसी होती है बेटा? सिस्टर्नी नंबर में सबसे ज्यादा होती है और इस टाइप की सैक लाइक स्ट्रक्चर ये होती है। ठीक है, सिस्टर्नी सैक लाइक स्ट्रक्चर है और नंबर में सबसे ज्यादा होती है। अगर हम इसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करते हैं तो सबसे ज्यादा जो ऑब्जर्व होगी स्ट्रक्चर, हमें सबसे ज्यादा नजर आने वाली जो स्ट्रक्चर है वो है बेटा सिस्टर्नी। इसके बाद में ट्यूबुल्स, ये बेटा ब्रांच्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। कैसी होती है? ब्रांच्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है बेटा, कैसी स्ट्रक्चर होती है ये? ब्रांच्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। क्लियर? इसके बाद में वेसाइकल जो होती है बेटा, ये कैसी होती है? राउंड सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है। कैसी होती है? राउंडेड सैक लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है बेटा, क्या होती है? ये राउंड सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है। सिस्टर्नी ये फ्लैटेंड स्ट्रक्चर होती है। ट्यूबुल्स ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है और वेसाइकल ये राउंड फॉर्म की होती है। सबसे ज्यादा मिलने वाली जो स्ट्रक्चर है इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में वो है बेटा ये फ्लैटेंड शेप की सिस्टर्नी। और उसके बाद में अगर देखें तो नंबर ज्यादा होते हैं वेसाइकल के। ट्यूबुल्स बहुत ही कम देखने को मिलती है, लेकिन ये तीनों स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। इन तीनों कंपोनेंट से, इन तीनों एलिमेंट से मिलके ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर्म होता है। नोट डाउन कीजिए बेटा। ठीक है, रफ कर रहा हूं बेटा उसको मैं। अब ये जो बेटा ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियर पोर से अटैच होता है और दूसरी तरफ ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लेमा से अटैच होता है। तो दोनों साइड से ही अटैच होता है। एक साइड से न्यूक्लियर पोर से जुड़ा होता है, दूसरी साइड से ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच्ड होता है। फंक्शंस की बात करेंगे उससे पहले हम टाइप डिस्कस कर ले बेटा। टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम
क्या क्या टाइप है इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, क्या टाइप है इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। तो फर्स्ट टाइप है बेटा, यहां लिख रहा हूं मैं, फर्स्ट टाइप है RER, क्या है, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है बेटा। सेकंड टाइप है SER, इसको बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो दो टाइप है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। राइबोसोम्स आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ RER। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस रफ होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स ऑन देयर सरफेस, ठीक है। राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं सरफेस पे इन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, इसीलिए ये कैसे होते हैं बेटा, इनकी सरफेस रफ होती है और इसीलिए इनका नाम है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और अगर हम इसकी बात करें SER, तो SER में राइबोसोम्स एब्सेंट होते हैं। राइबोसोम्स आर एब्सेंट ऑन द सरफेस ऑफ SER, ठीक है। SER की सरफेस पे राइबोसोम्स एब्सेंट होते हैं बेटा, ठीक है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पे बेटा राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इनकी सरफेस पे राइबोसोम्स एब्सेंट होते हैं। तो इसकी सरफेस रफ है, इसकी सरफेस स्मूथ है। और क्यों रफ और स्मूथ है, क्योंकि जिन पे प्रेजेंट है राइबोसोम्स उनकी सरफेस रफ है और जिन पे एब्सेंट है उनकी सरफेस स्मूथ है, ठीक है। तो ये दो तरह के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, नोट डाउन कीजिए बेटा। फंक्शंस डिस्कस कर लेते हैं इसके बाद हम। ठीक है बेटा। अब जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और गोल्जी बॉडी है, इन दोनों के फंक्शंस आपस में एसोसिएटेड हैं, जुड़े हुए हैं बेटा। काफी सारे फंक्शंस इनके मैच करते हैं, क्योंकि आप ऐसा मतलब समझ लीजिए, क्योंकि सेल के अंदर जितना भी रॉ मटेरियल है वो बनाने का काम करता है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और उसको मॉडिफाई करने का काम गोल्जी बॉडी करता है, ठीक है। तो इन दोनों के फंक्शंस आपस में जुड़े हुए हैं, मतलब जो भी फंक्शंस गोल्जी बॉडी का है उसको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शंस में इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं रफ कर रहा हूं बेटा। कुछ मैं इस तरीके से लिख देता हूं, जैसे RER और SER, ठीक है बेटा। तो शॉर्ट में लिख देता हूं फंक्शंस जल्दी से, फिर हम बात कर लेते हैं, इसको खत्म कर लेते हैं बेटा जल्दी से। तो RER का फंक्शन क्या है? इट हेल्प्स या फिर इट इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस, है ना। दे आर इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस, ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है बेटा, है ना। साथ ही साथ हार्मोन्स सिंथेसिस में भी ये हेल्प करता है, ठीक है। हार्मोन्स को बनाने का काम भी ये करता है, ठीक है। ये हार्मोन को बनाने का काम भी करता है। अगर हम SER के फंक्शन देखें तो ये ऑयल, लिपिड एंड स्टीरॉइड सिंथेसिस का काम करती है, साथ ही साथ में डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, ठीक है। साथ ही साथ क्या काम करती है? जितने भी हमारी बॉडी के अंदर ड्रग्स होते हैं उनको डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है बेटा,
जो है जितने भी केमिकल्स होते हैं उनको डिटॉक्सिफाई करके बॉडी से निकालने का काम करता है। तो लीवर में इसके SCR के नंबर काफी ज्यादा होते हैं। कई बार पूछ लेता है आपसे SCR के नंबर किस सेल्स के अंदर ज्यादा है, तो लीवर सेल्स के अंदर ज्यादा नंबर होते हैं इसके। RER प्रोटीन सिंथेसिस काम करता है, हार्मोन बनाने का काम करता है बेटा, ठीक है। एंजाइम सिंथेसिस में हेल्प करता है, ये एंजाइम सिंथेसिस में हेल्प करता है, एंजाइम बनाने का काम करता है। और SCR ऑयल, लिपिड और स्टेरॉइड बनाने का काम करता है। कुछ हार्मोन SCR भी बनाता है बेटा, जो कि स्टेरॉइडल नेचर के होते हैं। जनरली हमारे जितने भी सेक्स हार्मोन्स हैं वो स्टेरॉइडल नेचर के होते हैं। और डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, मतलब जितने भी केमिकल्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, हार्मफुल केमिकल फॉर्म होते हैं, उनको डिटॉक्सिफाई करने का काम ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। तो नोट डाउन कीजिए बेटा इसको। अच्छा, एक और फंक्शन लिख लेते हैं बेटा हम। इट हेल्प्स इन सिंथेसिस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बनाने में हेल्प करता है बेटा, ये बायोसिंथेसिस में हेल्प करता है। इट हेल्प्स इन सिंथेसिस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बायोसिंथेसिस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हेल्प करता है बेटा ये। साथ ही साथ में इसे बोलते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज साइटोस्केलेटन ऑफ दी सेल। तो इसको और क्या बोलते हैं बेटा, साइटोस्केलेटन। सेल के अंदर का नेटवर्क होता है, ये सेल के अंदर नेटवर्क फॉर्म करता है, इसे बोलते हैं साइटोस्केलेटन ऑफ द सेल। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन बनाने का काम करता है, क्योंकि इसकी सरफेस पे राइबोसोम प्रेजेंट है। ऑलमोस्ट जितने भी हार्मोन्स होते हैं वो प्रोटीन नेचर के होते हैं, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उन हार्मोन्स को बनाने का काम करता है। ऑयल, लिपिड और स्टेरॉइड जितने भी होते हैं बेटा उनको बनाने का काम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पे राइबोसोम्स एब्सेंट होते हैं। एंजाइम बनाने का काम भी ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है, क्योंकि एंजाइम्स भी प्रोटीन के बने होते हैं बेटा। जितने भी हार्मफुल केमिकल्स हमारी बॉडी के अंदर बनते हैं उनको डिटॉक्सिफाई करने का काम ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। साथ ही साथ में बायोसिंथेसिस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प करता है। मैंने कॉमन पॉइंट लिखा है इसलिए मैंने ये पूरा लिखा है बेटा इस तरीके से। और ये जो मैंने लिखे हैं ये कुछ स्पेसिफिक फंक्शन है, RER के अलग और SCR के अलग, ठीक है। इट इज ऑल्सो नॉन एज साइटोस्केलेटन ऑफ द सेल। सेल के अंदर ये नेटवर्क की तरह दिखता है बेटा। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक तरफ न्यूक्लियर पोर्ट से कनेक्ट होता है और दूसरी तरफ ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कनेक्ट होता है। तो मॉलिक्यूल्स के एक्सचेंज में या फिर एक चैनल फॉर्म करता है ये, जिसके थ्रू मॉलिक्यूल्स सेल के अंदर मूव कर सकते हैं, सेल से बाहर मूव कर सकते हैं। तो इसी नेटवर्क से होते हुए मूव करते हैं। तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इस सेल का, इसीलिए और नेटवर्क की तरह दिखता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं बेटा, साइटोस्केलेटन ऑफ द सेल। जैसे हमारी बॉडी के अंदर का एंडोस्केलेटन सिस्टम होता है, ठीक है, तो एंडोस्केलेटन सिस्टम मिलकर बना होता है बोन से, कार्टिलेज और मसल से। ऐसे ही सेल के अंदर भी ये स्केलेटन सिस्टम की तरह दिखता है, इसलिए इसको बोलते हैं साइटोस्केलेटन। सेल का स्केलेटन है ये, ठीक है बेटा, नोट डाउन कीजिए। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने क्लोरोप्लास्ट का बाकी का जो पार्ट बचा था बेटा वो देखा हमने। साथ ही साथ में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया है पूरा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे का पार्ट डिस्कस करते हैं, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम और वैक्यूल्स को। ठीक है बेटा, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप अच्छे से लेक्चर को सुनिए। मिनी टेस्ट में जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं वो आपके लेक्चर से ही आते हैं, तो एक भी क्वेश्चन को आपको गलत नहीं करना है। ठीक है, ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जिस मतलब जो बाहर का और क्वेश्चन में आपको मिले। ठीक है, सारे जितने भी पॉइंट्स हम लेक्चर में कवर कर रहे हैं वही सारे पॉइंट्स से क्वेश्चन मैं आपको देता हूं मिनी टेस्ट के अंदर, तो हमें उन क्वेश्चंस को सही करना है। बहुत से पॉइंट्स होते हैं जो कि हम नोट डाउन नहीं करते, लेकिन मैं डिस्कस जरूर करता हूं आपके साथ में, तो आपको उन पॉइंट को नोट डाउन कर लेना है।
ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड लक।